नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जी हां, ये होता है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि आर्नियस नामक वैज्ञानिक ने 1887 में, ध्यान दीजिए, ये 1888 में ओस्टवाल्ड ने तनुता नियम दिया। तो इनसे एक साल पहले मतलब 1887 में आर्नियस ने यह कहा कि कोई भी यदि दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं तो हमने बता दिया था, जिसको हम जब जल में घोलते हैं तो वो पूर्णतः आयनित नहीं होता है, मतलब आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा ही क्या होता है, जल में विलय होता है, मतलब वियोजित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो आर्नियस ने क्या बताया था कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों में आयनित जो होगा और अनायनित होगा, है ना। आयनित अणु और अनायनित जो आयन होते हैं उनके बीच उसने क्या किया, साम्य अवस्था स्थापित किया था। तो इन्हीं साम्य अवस्था को लेकर एक साल बाद ओस्टवाल्ड ने तनुता नियम दिया 1888 में। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड ने भी क्या किया, इसने भी तनु विलयन ही लिया। ठीक है, तो उन्हीं तनु विलयनों को लेकर इन दोनों में क्या किया उसने, किन दोनों में, आयनित अणु और अनायनित अणुओं के बीच जो साम्य अवस्था होता है, इन्हीं साम्य अवस्था को लेकर एक नियम दिया जिसको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से देखिएगा, बहुत ही सरल है। दोस्तों, आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में ऐसे छोटे छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि कोई भी जब हम दुर्बल विद्युत अपघट्य लेते हैं, जैसे ये देखो CH3COOH को लेते हैं, तो इसमें जो आयनन क्या होता है, बहुत ही कम होता है, मतलब ये जो है अपने अणुओं में नहीं टूटता है। तो इन्हीं अणुओं पर उसने क्या किया, जब इनको जलीय विलयन बनाया जाता है, इनको जल में जब घोला जाता है, तो ध्यान दीजिए, मैंने कुछ अंडरलाइन कर रखा है, यहां पर देखिए, इनके जलीय विलयन में विलय के अणुओं, ये देखो यहां पर अणुओं को, ये जो यहां पर विलय के अणुओं और उनके आयनों के मध्य साम्य अवस्था स्थापित होता है ना। और इन्हीं साम्य अवस्था पर ओस्टवाल्ड ने क्या किया, तनुता नियम दिया। तो उसने क्या कहा, देखो ध्यान दीजिएगा, साम्य अवस्था पर ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्य, मतलब ये ध्यान दीजिएगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य दोनों होता है, अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। और ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को अम्ल और क्षार दोनों के लिए लागू कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको अम्ल के लिए बताऊंगा, लेकिन उसी को आप क्षार के लिए भी लागू कर सकते हैं। मैं आज की वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा कि आप उसको कैसे लागू कर सकते हैं। तो ये देखिए, यदि ये जलीय विलयन है तो इसको यदि हम साम्य अवस्था में लिखना चाहें, है ना, ध्यान दीजिए, तनु विलयन किसको बोलते हैं जी, जिसमें विलायक की मात्रा अधिक होती है और विलय पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, उसे क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो यहां पर यदि हम तनु विलयनों को लें और इसमें साम्य अवस्था लगाएं, तो उसके लिए हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, तो बहुत ही सरल सा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, यहां पर हम लिखेंगे जल, और ध्यान दीजिए ये विलायक है, मतलब इसकी मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, इसे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद इसमें हमें साम्य अवस्था, तो साम्य अवस्था के लिए 2 तीर का निशान लगाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां से क्या होगा, ये देखो, ये तो पता है कि यहां पर क्या होता है, ये H+ आयन निकलता है, ठीक है, तो ये H+ आयन निकल के यहां पे आएगा, है ना, ये देखो यहां से, तो ये क्या बनाएगा, ये जो है H3O+ आयन बनाता है, जिसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, और यहां पर बन जाएगा CH3COO-। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसी को ओस्टवाल्ड ने क्या किया, ये जो समीकरण दिख रहा है ना, ये क्या है, अनायनित भाग है और ये क्या है, आयनित भाग है। तो इन्हीं के बीच ओस्टवाल्ड ने द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम लगाया, है ना, इसीलिए तो इसको ओस्टवाल्ड का तनुता नियम कहते हैं। ये तनु विलयनों के लिए है, देखो ये अधिक मात्रा में है और ये क्या है, बहुत ही कम मात्रा में है, ध्यान दीजिएगा, नगण्य है एकदम, इसलिए तो इसको तनु विलयन कहा जाता है। तो इसी पर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लगाया।
तो ओस्टवाल का तनुता नियम किसको यहां पर लिखे, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम तो आप लोग जानते हो, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ठीक है, यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये क्या होता है के। अब ध्यान दीजिए, यदि हम इसको अम्ल के लिए लागू करेंगे तो Ka लिखेंगे, यदि इसको क्षार के लिए लागू करें तो क्या लिख देंगे, Kb। ए से एसिड और बी से बेस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। H3O प्लस आयन, यहां पर हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा CH3COO माइनस आयन। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए बहुत सरल तरीके से, यहां पर हम क्या लिखेंगे, CH3COOH यहां पर हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा जल। अब ध्यान दो, चूंकि विलायक की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, अब ध्यान से सुनिएगा, मान ले जाए हमें 1 गिलास पानी में शक्कर के 2 दाने डालने हैं, तो क्या गिलास के जो सांद्रता है उसमें कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा है। उसी प्रकार ध्यान दीजिए, यहां पर इसकी मात्रा बहुत अधिक है, तो क्या जल के सांद्रता में कुछ भी परिवर्तन होगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें इधर ला लेना है। तो आइए मैं इसको आपको सरल तरीके से समझाता हूं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या है, Ka है, तो यहां पर हम ला लेते हैं जल, क्योंकि जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि विलायक अधिक मात्रा में है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ये 3 होगा, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर हो जाएगा CH3COO माइनस, और यहां पर आ जाएगा CH3COOH। ठीक है, अब ध्यान दो, हमको ये तो पता है कि इसमें जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, Ka लिख सकते हैं, और H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन है ये, यहां पर हो जाएगा CH3COO माइनस, और यहां पर आ जाएगा CH3COOH। दोस्तों इसी पर हमें ओस्टवाल्ड का तनुता नियम लागू करना है। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया था यदि यहां पर हम अम्ल को ले रहे हैं, तो देखिए यहां पर हमने शुरुआत में क्या लिया था, अम्ल को लिया था, इसलिए यहां पर क्या लिख रहे हैं, Ka लिख रहे हैं। यदि हम अम्ल की जगह क्षार लें तो इस जगह हम क्या लिख देंगे, Kb लिख देंगे। ठीक है, तो याद रखिए इस सूत्र को अभी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के माध्यम से हम इसी सूत्र पर ओस्टवाल्ड का तनुता नियम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये सूत्र याद रखिएगा। अब आइए हम ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को लागू करते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जब दुर्बल विद्युत अपघट्य का बहुत ही कम मात्रा को जल में घोला जाता है तो क्या होता है, इसको हम साम्य अवस्था पर लागू करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने लिख रखा है, माना कि CH3COOH का एस्टिक अम्ल का 3 मोल प्रति लीटर जल में उपस्थित है। ध्यान दीजिए, उपस्थित है बोल रहा हूं, विलेय है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मतलब वो घुला हुआ है नहीं। ध्यान दीजिएगा, 3 मोल प्रति लीटर जल में उपस्थित है, जिसका अल्फा अंश ही, और अल्फा अंश क्या है, बहुत ही कम मात्रा, जो क्या है, आयनिक है। इसका मतलब उसी पर यदि हम क्या करें, साम्य अवस्था का नियम लागू करें तो क्या होगा। तो आइए इसी को हम साम्य अवस्था पर लागू करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा CH3COOH, यहां पर हो जाएगा H2O। अब यहां पर यदि हम साम्य अवस्था लगाते हैं तो यहां पर आ जाएगा हाइड्रोनियम आयन आता है, और यहां पर आता है CH3COO माइनस। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कितना मोल उपस्थित है, 3 मोल। तो यहां पर क्या लिखेंगे, C, जिसमें से कितने भाग जो है इसमें क्या होगा, विलेय होगा। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा लिख देंगे। अब ध्यान दीजिए, ये मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी क्या होगा, इधर भी लिख देते हैं। यहां पर क्या होगा, हमको पता है कि केवल कितना भाग ही विलेय होता है, अल्फा, और टोटल कितना है,
सी मोल, सी मोल उपस्थित है उसमें से अल्फा भाग वियोजित होता है, तो यहां पर क्या लिखेंगे सी अल्फा, और ये भी वही होगा सी अल्फा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, कुछ बच्चे जो है यहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको ऐसा क्यों लिखते हैं। अरे भाई आपको कुल मात्रा कितना दिया हुआ है, देखो यहां पर मैंने लिख रखा है सी मोल, मतलब सी मोल उसमें उपस्थित है, उसमें से कितना भाग घोल रहा है अल्फा भाग, ये अल्फा भाग भी किसका है इसी का अंश है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कुल हमारे पास कितने हैं सी मोल प्रति लीटर, है ना, प्रति लीटर में, प्रत्येक लीटर में कहने का मतलब इसका प्रत्येक लीटर मतलब जल के प्रत्येक लीटर में ये कितना मात्रा में है सी मोल प्रति लीटर है हर लीटर में। अब ध्यान दीजिए जो घूल रहा है वो भी किसका भाग है इसी का भाग है ना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे सी अल्फा तो लिखेंगे। अब यदि इसको हम हल करना चाहें, दोनों में सी आया है तो सी कॉमन निकल जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा ही तो होगा, इस प्रकार सी 1 माइनस अल्फा। तो ये इसलिए ऐसा लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी उसी का क्या है अंश है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। इस पे ध्यान दीजिए ये सभी जो है क्या होगा मोल प्रति लीटर में ही होगा। ठीक है, इस प्रकार। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इनको हम ये जो तीन स्पीशीज दिख रहे हैं 1, 2 और 3, इनकी सांद्रता को यदि हम लिखना चाहें तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिख लेते हैं तीनों स्पीशीज का सांद्रता, है ना, इसको यदि हम लिखना चाहें तो इसका क्या होगा, पहले का ये हो जाएगा CH3COOH, इनका जो सांद्रता होगा वो कितना होगा C1 माइनस अल्फा, और यहां पर आप लिख देंगे मोल प्रति लीटर। इसी प्रकार इसका हाइड्रोनियम आयन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H3O प्लस आयन, यहां पर हो जाएगा C अल्फा, ये भी मोल प्रति लीटर में ही होगा। और तीसरा जो दिया है ये हो जाएगा CH3COO माइनस आयन, और इसका भी C अल्फा, ये भी हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए हमें इन तीनों स्पीशीज का सांद्रता पता चल गया है। अब इन्हीं मानों को यदि हम इस समीकरण में रख दें, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको मैं पहले भी बोला था कि इस सूत्र के माध्यम से हम क्या करेंगे ओस्टवाल्ड के तनुता नियम को लागू करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसी में हमको यहां से मान रखने हैं, तो हमारा जो है ओस्टवाल्ड का तनुता नियम प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इस मान को हम इस समीकरण में रख के देखते हैं। तो आइए दोस्तों इस समीकरण में हम इन मानों को रखकर देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अतः Ka का मान तो पता है, Ka बराबर, इस सूत्रों को एक बार लिख लेते हैं, यहां पर हो जाएगा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, और यहां पर हो जाएगा CH3COO माइनस आयन, और यहां पर आ जाएगा CH3COOH। ठीक है, अब इन मानों को देखो, सबसे पहले किसका हाइड्रोनियम आयन का मान, यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोनियम आयन का जो वैल्यू है यहां पर देखिए उसको रखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा K अल्फा बराबर C अल्फा, Ka है, ये K है ध्यान दीजिएगा, इनटू यहां पर देखिए इसका मान, तो यहां पर इनका आयन यहां पर दिया हुआ है, इनकी जो सांद्रता है वो कितना है, ये भी C अल्फा ही है, बटे नीचे में देखो इसका ऊपर का इनका सांद्रता कितना दिया हुआ है C, और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमको ये तो पता है, चूंकि यहां पर लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा का मान बहुत ही नगण्य है, अतः एक की अपेक्षा अल्फा का क्या कर सकते हैं, एक का मान इससे बहुत अधिक है, तो एक की अपेक्षा अल्फा को क्या कर सकते हैं, या अल्फा के मान क्या कर सकते हैं
उपेक्षा की जा सकती है। अतः एक की अपेक्षा अल्फा का उपेक्षा, ध्यान दीजिए, की जा सकती है। ठीक है, की जा सकती है। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर अपेक्षा और उपेक्षा में अंतर होता है। उपेक्षा का मतलब होता है उनको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या कर देंगे, हम उपेक्षा कर देंगे, मतलब इस मान को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, हर में भाई। ठीक है, यहां पर लिखे ना, अतः एक की अपेक्षा अल्फा का मान को उपेक्षा किया जा सकता है। तो कहां पर, हर पर, अर्थात यहां पर क्या होगा, अतः ध्यान दीजिएगा 1 माइनस अल्फा बराबर हम केवल क्या लिख सकते हैं, इसकी उपेक्षा कर दो तो क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए 1 माइनस अल्फा बराबर क्या रख सकते हैं, केवल 1 रख सकते हैं। तो यहां पर हम केवल क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आइए इसको रखते हैं दोस्तों, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हाँ, तो यहां पर लिख देंगे, तो फिर समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर यदि हम इसमें मान रखें तो कितना हो जाएगा, के ए बराबर सी अल्फा, और सी अल्फा और यहां पर हो जाएगा, यहां पर देखिए क्या लिखना है, 1 माइनस अल्फा में अल्फा को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो, तो यहां पर क्या बचेगा, केवल सी बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से एक सी और ये अल्फा, ये क्या, सॉरी, यहां पर एक सी और ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, यहां पर देखिए के ए बराबर आपको बचा सी अल्फा का स्क्वायर। तो ये सूत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आ गया है के ए बराबर हो गया है सी अल्फा का स्क्वायर। ये जो है ओस्टवाल का तनुता नियम तो हो गया है, लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता का सूत्र हम पहले से जानते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए सांद्रता क्या होता है, ये तो पता है कि सबको, कि सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता जो है मोल प्रति लीटर के लिए है, मतलब 1 बटे यहां पर क्या लिख सकते हैं, आयतन लिख सकते हैं प्रति लीटर के लिए, 1 मोल प्रति मोल में है ना। तो यहां पर सांद्रता के हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, और आयतन के लिए क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हम c बराबर 1 बटे v लिख सकते हैं, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, v बराबर 1 बटे c भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, c लिखा है, तो c को हम किस में चेंज कर सकते हैं, 1 बटे v में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिखते हैं, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अतः के ए बराबर c के बराबर क्या रख देंगे, 1 बटे v रख देंगे, 1 बटे v, और ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। अब v चूंकि इधर बटे में आ गया है, तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिया गुना कहा जाए इसको, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के अल्फा, और ये हो जाएगा v बराबर, ये के ए है, अल्फा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट में हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये हो जाएगा रूट के ए, और ये v बराबर हो जाएगा अल्फा। दोस्तों चाहे तो आप यहां पर v का जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, 1 बटे सी भी रख सकते हैं, या c का वैल्यू 1 बटे v भी रख सकते हैं। यहां अगर इसी वैल्यू को, एक तो सूत्र आपका ये हो गया है, ये ओस्टवाल का तनुता नियम तो लागू आपका हो गया है। इसी में यदि v के मान को, v का मान देखो हमने लिखा हुआ है, c का मान 1 बटे v भी लिख सकते हैं, लेकिन हम v का मान 1 बटे c भी तो रख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर अंडर रूट के ए और 1 बटे सी। तो ये दोनों सूत्र ही क्या है, सही है, और यही क्या है, ओस्टवाल का तनुता नियम है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, ये अल्फा क्या है, मैंने जब आप पढ़ाना प्रारंभ किया था तो मैंने बताया था, ये उनके वियोजन की मात्रा होती है। हाँ, किसकी, दुर्बल विद्युत अपघट्ट की। इसका मतलब यह है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ आ रहा है ना, ये बटे में है, देखो 1 बटे सी बटे में है। इसका मतलब इसको मैं स्पष्ट रूप से लिखना चाहूं, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो ये इस प्रकार का आपको प्राप्त हुआ है, के अल्फा और गुणित 1 बटे सी, ये ऐसा ही है, ये देखो। तो इससे हम एक सूत्र तो बना सकते हैं ना, फार्मूला बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, ये देखिए, ये वियोजन की मात्रा है, तो ये वियोजन की मात्रा जो है, ध्यान दीजिएगा, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए वियोजन की मात्रा उसके सांद्रता के, देखो ये बटे में है, तो उसके सांद्रता के क्या नीचे है, मतलब
उसके सांद्रता के, ये क्या है, वर्गमूल है, तो उसके सांद्रता के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही जो है क्या है, ओस्टवाल्ड का तंत्र नियम है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।